इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। आज की पोजीशन को भूलकर उस वक्त के बारे में सोचो और अंदाजा लगा लो कि हरिचंद का क्या हाल होगा। मैंने कहा। मेरे औसान खता हो गए थे। रवि ने एक गहरा सांस लेकर कहा, मुझे मालूम हो चुका था कि हरिचंद ने कृष्ण कुमार की हदायत पर अपनी गाड़ी कुछ अजनबी गुंडों को दी थी और वो गाड़ी कराची में पकड़ी जा चुकी थी। इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया था। जो ही मुझे तुम लोगों की आमद का इल्म हुआ तो मुझे अपने सामने मौत खड़ी नजर आने लगी और मैं कुछ सोचे समझे बगैर घर से निकल खड़ा हुआ। जब तक मारुति ने मुझे इत्मीनान नहीं दिलाया, हर आहट पर मेरी जान निकली जाती रही थी। मुझे खौफ था कि मुझे ढूंढने वाले किसी भी वक्त मेरी पनाहगाह तक पहुंच जाएंगे। हरिचंद इन चक्रों में बराह रास्त मुलव्विस है। मारुति से यह सुनकर वो दहशत ज़दा हो गया होगा कि किसी एजेंसी के आदमी तुम्हारी तलाश में तुम्हारे घर पहुंचे हैं। यह दहशत उसे अय्याशी की तरफ मायल नहीं होने देगी। वो जहां है वहीं छुपा रहेगा। यह मेरी राय थी, जो गलत भी हो सकती है। टूल प्लाजा से आगे मेमन गोट के करीब से गुजरते हुए मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर अपनी दाहिनी तरफ उठ गईं। इसी आबादी के कुर्बो जवार में कहीं डेविड और जिमी की लाशें इनकी कार की आईनी चिता में जली थीं। इस वक्त तक जो कुछ रवि के इल्म में आ चुका था वही काफी था। उसे हमारे असल नाम मालूम नहीं थे मगर वो हमें पहचानता था। उसे हमारे घर का इल्म नहीं था लेकिन वहां का फोन नंबर वो जान चुका था। इससे आगे इस पर एतमाद करना मुनासिब नहीं था। इस वक्त वो हमारे दबाव में आया हुआ था और हमारे लिए काम कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसे हर हाल में हमारा साथ देना था मगर हम दोनों में से कोई उस इम्कान से गाफिल नहीं था कि आने वाले दिनों में कृष्ण कुमार या हरिचंद जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर एक मर्तबा फिर उसकी हमदर्दियां हासिल कर सकते थे। ऐसी सूरत में उसकी नाजुक मसाइल से आगाही हमारे लिए मुश्किलात का पेश खैमा साबित हो सकती थी। मेमनगोड के अक्कब में वाक़ ग्रीन फार्म पर पेश आने वाले वाक़यात हमारे लिए नाकाबिले फरामोश थे। वहां वलखान और सुल्तान शाह ने एक तीर से दो शिकार किए थे। एक तरफ कृष्ण कुमार को जिंदा पकड़ा गया था तो दूसरी तरफ FBI के 2 अमेरिकी एहलकारों को ऐसे हालात में मौत के घाट उतारा गया था कि किसी की जानिब से किसी जायज एहतजाज की गुंजाइश नहीं रही थी। मगर हम दोनों में से किसी ने मेमन गोट के आसपास पेश आने वाले वाकयात के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। गाड़ी तेजी के साथ आबादी से आगे गुजरती रही। मेमन गोट की रोशनियां खत्म होने से पहले रवि मोहन अचानक बोल पड़ा, कृष्ण कुमार यहीं छुपा हुआ था। वो यहां से नहीं कराची में दाखिल होते हुए पकड़ा गया था। मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। कमाल है, उसकी आवाज तहय्युर ज़दा थी। मैंने मारुति को बताया था कि वो यहीं ग्रीन फार्म में छुपा हुआ था। अखबारों में बहुत कुछ आया है। फार्म से कुछ दूर 2 अमेरिकी भी किसी हादसे का शिकार हुए थे। क्या इन वाकयात का कृष्ण कुमार से कोई ताल्लुक नहीं था? ताल्लुक होता तो अखबारों में इसका जिक्र भी साथ साथ आता। वो एक अलग वाकया था। वो पकड़ा गया और मार दिया गया। अखबार में उसकी तस्वीर देखकर मुझे झुरझुरी आ गई थी। उसकी लाश कराची ही के किसी इलाके से मिली थी। उसने अपने मुवक्कफ पर इसरार करने के बजाय वही बात दोहरा दी जो अखबारों तक पहुंचाई गई थी। फिर बेसाख्ता पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें उसके बारे में मारुति से जो इत्तला मिली वो बेसूद साबित हुई होगी। तुम्हें बिला वजह यहाँ तक दौड़ लगानी पड़ी। हमें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका सवाल सुनते ही मेरा जहन चल पड़ा था और तेजी के साथ एक कहानी का ताना बाना तैयार होने लगा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमें मारुति ने देर से कृष्ण कुमार के कमीनगाह के पते से आगाह किया। थोड़ी सी तैयारी में मजीद वक्त जाया हुआ। जब हम मेमन गोट के लिए रवाना हुए तो यहाँ खेल खत्म हो चुका था। तुम्हारा मतलब है कि तुमसे पहले किसी और ने उसे ठिकाने लगा दिया? उसने मेरी बात काट कर कहा, इतनी लंबी छलांगे न लगाओ, तहम्मुल से पूरी बात सुन लो। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, उसे किसी ने नहीं मारा था मगर ग्रीन फार्म पर कुछ न कुछ हो चुका था। दोनों अमेरिकी एक पुरस्कार हादसे का शिकार होकर चल बसे थे और कृष्ण कुमार यहां से भाग निकला था। उसने तुम्हारे 7 अमेरिकियों से भी कोई मुखासमत मोल ली हुई होगी। तीनों मर चुके हैं, इसलिए इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ क्या सराय कर सकते हैं। हम कराची से निकल रहे थे और टूल प्लाजा से पहले वाली चेक पोस्ट पर एक पुलिस पार्टी ने कृष्ण कुमार को रोका हुआ था। उसका रंग और चेहरा इतना गैर मामूली है कि तुमने उसे दूर ही से पहचान लिया होगा। वो क्या सराय किए जा रहा था, बस उसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे कि अजहर ने उसे देखा और पहचान लिया। हमारे पास इससे ज्यादा पूछगछ का वक्त नहीं था। हमें उसके जराइम का इल्म था। उसने डटाई से काम लेना चाहा और यूं तशद्दुद सहते सहते मर गया।
तुम उसके बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हो? ग्रीन फार्म का मालिक मेरा गहरा दोस्त है। उसने मेरी सिफारिश पर कृष्ण कुमार को पनाह दी थी। इस बेचारे को कृष्ण कुमार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अगर वो कृष्ण कुमार की वजह से किसी मुश्किल में पड़ गया तो मैं उसका सामना करने के काबिल नहीं रहूंगा। इन पेचीदगियों की वजह से तुम्हें अपनी रूपोशी को थोड़ा सा तूल देना पड़ा। पुलिस को इस शख्स की तलाश थी जिसके एमा पर कृष्ण कुमार को ग्रीन फार्म में पनाह दी गई थी। फार्म के मालिक ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए सब कुछ उगल दिया था, मगर उसे कृष्ण कुमार के असल नाम की भनक भी नहीं मिली थी। वो शेरू के नाम से वहां पहुंचा था। शेरू और कृष्ण कुमार का ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल सका था। अमेरिकियों की मौत की वजह से इस मामले ने बहुत अहमियत इख्तियार कर ली थी। फार्म के मजदूरों ने कृष्ण कुमार की लाश की तस्वीरें देखते ही पहचान लिया कि वही शख्स शेरू के नाम से फार्म पर मुकीम था। फिर तो वह बेचारा जरूर मुश्किल में फंस गया होगा। रवि पुरतशवीश और ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाया, वो पुलिस का मामला है। मेमनगोट में जो कुछ हुआ या अब हो रहा होगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे दोस्त के लिए कुछ कर सकते हो? रवि ने इस तरह लहजे में सवाल किया। तुम फिर बहक रहे हो? मैंने उसे तंबीह की। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि इस चक्कर से अपनी गर्दन बचाने की फिक्र करो। दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्दी दिखाई तो तुम खुद भी किसी अलमनाक अंजाम से दो चार हो जाओगे। मजहर जी, मैं शर्मिंदा हूं। उसे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कह रहा था, जो बात मैं हरिचंद के हवाले से मारुति को समझा रहा था वही बात इस वक्त मेरे जहन से निकल गई। हमारी तरफ से तुम्हें क्लियरेंस मिल चुकी है। हम कौल के पक्के हैं, जो वादा करते हैं उसे आखिर तक निभाने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी बात ज़हन नशीन कराने की कोशिश करते हुए जोर देकर उसे कहा, मगर ये हम ही जानते हैं कि पुलिस फोर्स को तुमसे दूर रखने के लिए हमें क्या पापड़ बेलने पड़े हैं। आज भी अमेरिकी हर उस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं जिसका साया भी ग्रीन फार्म के करीब से गुजरा हो। तुम्हारे बताने से पहले यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि अपनी एजेंसी के सिवा तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। पुलिस की तरफ से दरपेश खतरा किसी भी वक्त सर उभार सकता है। इस इम्कान को अपने ज़हन में महफूज कर दोगे तो तुमसे कहीं कोई लग्जिश नहीं होगी। अभी हरिचंद का नाम हमारे सामने है, ना जाने कल किसकी बारी आ जाए। घर पर मारुति तुमसे कह रही थी कि तुम चाट चाट कर हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हो। उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया था। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि ग्रीन फार्म एक मुसलमान की मलकियत है और वो मेरा गहरा दोस्त है। ये बात मारुति को जरूर बता देना ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो सके। तुम्हारा वो दोस्त मुसलमान होने के बावजूद मकाफाती अमल से गुजर रहा होगा। अपनी जमीन से गद्दारी करने वालों के लिए कानून नाफिज करने वाले सारे बावर्दी और सादा पोश इदारे सफाक साबित होते हैं। इस दौरान में मेमनगोट की आबादी बहुत पीछे रह गई थी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे निगाह डाली तो आने और जाने वाली गाड़ियों के हेडलैम्प्स की रोशनी में बस सुपर हाईवे के बल खाती हुई स्याह दोहरी पट्टियां चमक रही थी। सड़क के इतराफ में हर तरफ तारीकी का राज था। मेरे हिसाब से रवि मोहन ने शराब के वाफर मिकदार ली हुई थी, लेकिन उसके आसाब नशे के गहरे असरात से मुतासिर नहीं हुए थे। उसका जहन काम कर रहा था और जुबान किसी लुकनत के बगैर उसके ख्यालात का पूरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने बस इतना महसूस किया कि उसे बढ़ती हुई खामोशी से वहशत हो रही थी। जब भी सकूत के लम्हात कुछ तूल पकड़ते, वो नींद भगाने की कोशिश में कोई ना कोई नई बात छेड़ देता था और खामोशी टूट जाती थी। हैदराबाद तक का सफर काफी तेज रफ्तारी से तय हुआ। बातों ही बातों में हम हैदराबाद की हदूद में दाखिल हो गए। हम तीनों कराची से रवाना हुए तो खाने का वक्त नहीं हुआ था। हैदराबाद से आगे का सफर कैसा रहता और भट्ट शाह में क्या हालात पेश आते, इसके बारे में कोई पेशगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ऐसे में खाने के लिए हैदराबाद ही सबसे बेहतर जगह थी। अव्वल खान भी रात भर का भूखा रहने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने कासिम चौक से बाएं तरफ मुड़ने के बाद एक होटल के पास गाड़ी पार्क कर दी। हम होटल में दाखिल हुए तो एक गोशे में बने हुए साफ सुथरे काउंटर के हक में बैठे हुए शख्स ने फिजा में हाथ लहराया। उसके मुस्कुराती हुई इस्तकबालिया निगाहों के ताक्कुब में मैंने रवि की तरफ देखा तो वो भी जवाब में मुस्कुरा कर हाथ हिला रहा था। मेरा माथा ठिनक गया। होटल वाले से रवि की वो शनासाई हमें महंगी पड़ सकती थी। इस असना में काउंटर वाले के इशारे पर एक वेटर हमारी तरफ लपकता चला आया था। उसने एक मेज की तरफ हमारी रहनुमाई की। हमने कुर्सियां संभाली तो उसने मेज की सतह पर कपड़ा फेर कर उसे गैर जरूरी तौर पर साफ किया। करीबी मेज से 3 गिलास और ठंडे पानी से भरा हुआ एक जग हमारी मेज पर मुंतकिल किया और फिर हमें सोचने का मौका देकर हमारे पास से दोबारा काउंटर की तरफ चला गया। मेज पर रखे हुए शफाफ शीशे के नीचे होटल के 2 मेन्यू इसी तरह दबे हुए थे कि मेज के गिर्द बैठा हुआ हर शख्स इनका मुतालिया करके अपनी पसंद के खानों का इंतखाब कर सकता था। हम तीनों में से कोई इस तरफ मुतवज्जा नहीं था। वेटर की आमद की वजह से मेरा चुभता हुआ सवाल होंठों तक आकर रह गया था। रवि ने मेरे तेवर भांप लिए थे और अंदाजा लगा चुका था
कि मैं इससे कोई कड़वी कसीली बात करने वाला था। होटल में घुसते ही तुम कुछ परेशान हो गए हो। रवि ने झिझकते हुए मुझसे कहा, क्या यह अजीब बात नहीं है कि अजहर ने जिस होटल का इंतखाब किया है इसका मालिक या कोई जिम्मेदार मुलाजिम तुम्हारा शनासा है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कदर तुर्शी से पूछा। वो मुस्कुराया, फिर बोला, गनीमत है कि मैंने इस होटल में आने का मशवरा नहीं दिया, वरना तुम ज्यादा ही बदगुमान हो जाते। इस होटल में सिर्फ खाने का नहीं बल्कि पीने का सामान भी चलता है। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियां बंद करके अंगूठा दहाने की तरफ ले जाते हुए इशारा किया। यह हमारा पुराना लेन देन है, हम बिल्कुल बेखौफ खतर होकर यहाँ अपनी शिकम पूरी कर सकते हैं। इन लोगों से ये लेन देन हरिचंद ही करता होगा? मैं नीची आवाज में सवाल किया। वो हैदराबाद में मैनेजर है, लेन देन उसी का काम है, मगर हम लोग भी कराची और मीरपुर खास के दरमियान सफर करते हुए यहाँ रुकते हैं। भैया जी ने बचपन से मुझे सिखाया कि अच्छे कारोबार के लिए जरूरी है कि मालिक अपने मुस्तकिल ग्राहकों से राब्ता रखे। तुम्हें फिर भैया जी याद आ गया? अव्वल खान उस पर आंखें निकाल कर हो रहा। अब तुमने अपने इस मरदूद भाई का नाम लिया तो मैं तुम पर हाथ छोड़ दूंगा। इसका नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। रवि की फतहमेज हंसी के साथ बोला, अच्छा हुआ कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने से पहले वार्निंग दी थी। अब मैं मोहतात रहूंगा। मेरी जिंदगी पर उनकी छाप इतनी गहरी है कि इन्हें नापसंद करने के बावजूद मैं भूलने से कासिर हूं। ये याद रखना कि अजहर का हाथ कराटे का होगा। मैंने उसे याद दिलाया। मोहन खानदान का आबाई शहर मीरपुर खास था, जबकि वो लोग कराची में रहते थे। दोनों शहरों के दरमियान सफर करते हुए इस होटल के मालिक और मुलाजमीन से इनका मेल जोल काबिल फहम था। मेरे जहन में रेंगने वाले खदशात कुछ कमजोर हो गए। खाने का तयन हो जाने के बाद अव्वल खान ने रवि से बाथरूम के बारे में पूछा और उसकी निशानदेही पर उठकर काउंटर की तरफ चल दिया। बाथरूम उसी समत में वाक़ था। अव्वल खान हाथ धोकर लौटा तो रवि उठकर उसी तरफ हो लिया। हम दोनों की निगाहें उसका ताक़ुब कर रही थी। रास्ते में वो काउंटर पर रुका तो मेरा अंदाजा था कि वो चंद सानियों की रस्मी मिजाज पुरसी के बाद वहां से आगे बढ़ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। वो कोनियां टेक कर काउंटर पर झुका मौजूद शख्स से बातें कर रहा था। दोनों में राजो न्याज शुरू हो गए हैं। अव्वल खान ने मानी खिज लहजे में कहा, इसने होटल वाले से मिलकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। वो बेयकीनी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। इस गोशे में हलचल सी नजर आई। फिर रवि बाथरूम की तरफ जाने की बजाय बहुत तेजी के साथ हमारी तरफ वापस आता हुआ नजर आया। उसी के साथ साथ काउंटर वाला अपनी जगह छोड़कर बाहर निकला और उजलत में मुखालिफ समत में चल दिया। चंद कदम चलने के बाद वो एक दरवाजे के पीछे गायब हो गया। इस दौरान में रवि हमारे पास वापस आ चुका था। गड़बड़ हो गई। वो आते ही किसी तमहीद के बगैर बोला, हम आए तो हरिचंद यहीं मौजूद था। हमें देखते ही वो दूसरी समत से बाहर निकल गया। मैं गैर इरादी तौर पर अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो कई दिनों से रुपोश था, शायद पैसे खत्म हो गए होंगे, यहाँ से हिसाब लेने आया था। मगर तुमने तो कहा था कि वो भट्ट शाह में मलंग बनकर छुपा हुआ है। मैंने कहा, आदमी कोई भी सवांग रचा ले, गुजारे की रकम जरूरी होती है। वो पैसे लेने के बाद मलकानी से बातें कर रहा था। जो ही हम अंदर दाखिल हुए वो मलकानी से सलाम दुआ किए बगैर यहाँ से निकल गया। हैरत है कि यह बात तुम्हें इतनी देर से बताई गई। अव्वल खान ने गुस्सीले अंदाज में उसकी बात काट कर कहा, हमें होटल में आए हुए काफी देर हो चुकी है। अब तक वो बहुत दूर निकल गया होगा। शायद होटल वाले भी इससे मिले हुए हैं। मैंने तल्ख लहजे में लुकमा दिया। ये बात तो कोई उल्लू का पट्टा भी समझ सकता है कि अपने मालिक को देखकर रकम समेत भागने वाला मुलाजिम कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। इन्हें तुमको आते ही हरिचंद के बारे में बताना चाहिए था। मैं अकेला होता तो शायद वो यूं हवास भागता हो कर ना भागता। रवि ने मुदाफाना लहजे में जवाब दिया। मेरे साथ तुम दोनों को देखते ही उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि दाल में कुछ काला है। पैसे उसकी जेब में जा चुके थे। वो भाग गया और हम यहाँ बैठे तुम्हारे साथ झक मार रहे हैं। अव्वल खान का पारा बतदरीज चढ़ने लगा था। मालूम करो कि वो किधर गया है। मलकानी काउंटर छोड़कर अपने आदमियों से यही मालूम करने गया है कि हरिचंद की गाड़ी किधर गई है। रवि ने सहम कर जवाब दिया, जो कुछ तुम दोनों कह रहे हो मैं मलकानी को वो सब सुना चुका हूँ। इसे इल्म नहीं था कि हरिचंद मफरूर है। काउंटर वाला उसी दरवाजे से बरामद हुआ जिसमें वो गायब हुआ था। इस बार उसकी रफ्तार इतनी गैर मामूली थी, होटल में मौजूद कई गाहक चौंक कर उसे देखने लगे। वो मेजों के दरमियान से होता हुआ सीधा हमारे पास आ रुका। वो हाईवे पर मटियारी की तरफ गया है। गाड़ी में अकेला था, आने वाले ने बताया। वो हाथ न आया तो वापसी पर हम तुम्हें देख लेंगे। अव्वल खान उस पर गुर्राया। मैं मलकानी का पैगाम सुनते ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था तो उन्होंने मेरी तकलीद की। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया और मैं फिर मलकानी की तरफ पलट पड़ा, जो अपना सर झटक कर कुछ बुड़बुड़ाता हुआ काउंटर की तरफ जा रहा था। वो किस गाड़ी में है उसका? मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले मलकानी ने बोलना शुरू कर दिया। काली मजदा में है। मैंने बस इतना सुना और दरवाजे की तरफ हो लिया। मेरे सवार होने तक अव्वल खान लैंड रोवर का इंजन स्टार्ट कर चुका था। वो देव व्हीकल गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी
अव्वल खान ने पूरा स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को वापस मोड़ा और फिर बर्क रफ्तारी के साथ मेन रोड पर आ गया। वो मुझे तुम दोनों के साथ देखकर शुबे में पड़ा है तो अब भट्ट शाह का रुख नहीं करेगा, रवि बोला। इसकी बात सही थी। हम तीनों को यकजा देखकर वो उसी एक नतीजे पर पहुंच सकता था कि रवि अपने नामालूम दुश्मनों की गिरफ्त में आ गया है और दो अजनबी रवि को साथ लेकर उसकी तलाश में निकले हुए हैं। हम इस होटल में इत्तेफाकन जा घुसे थे, मगर हरिचंद को शुबा हो सकता था कि रवि ने भट्ट शाह जाने से पहले दानिस्ता इस होटल का रुख किया हो ताकि वहां से उसके बारे में कोई ताज़ा तरीन सुनगुन मिल सके। शायद हरिचंद ने भट्ट शाह को अपना महफूज तरीन ठिकाना समझकर वहां पनाह ली हुई थी। इस बारे में उसने खुद ही मारुति को बताया था। वो जानता था कि रवि किसी वजह से जेर हो चुका था, तो मारुति के इल्म में आई हुई हर बात रवि के जरिए उसके दुश्मनों तक पहुंच चुकी होगी। वो अकेला था। पुरानी कमीनगाह से एक बार निकल आने के बाद जरूरी नहीं था कि वो दोबारा उसका रुख करता। गाड़ी उसके हाथ में थी। वो कौमी शाहराह से निकलने वाले किसी भी रास्ते पर मुड़कर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकता था। यह गनीमत था कि मैंने चलते चलते मलकानी से हरिचंद की गाड़ी के बारे में पूछ लिया था, पर नामली तौर पर हमारे पास उसका कोई सुराग न होता। हैदराबाद से मीलों दूर निकल जाने के बाद हमें अंदाजा होता कि हम एक बेनामो निशान कार का पीछा कर रहे थे जिसे तलाश करना नामुमकिनात में से था। तुम सही समत में सोच रहे हो। तुम्हारी दानिश में वो और कहाँ जा सकता है। यह सड़क शैतान की आंत की तरह लंबी है और इसके दोनों इतराफ में बेशुमार आबादियां ही आबादियां हैं। वो अपना घर छोड़ चुका है। कहीं भी चला जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके रिश्ते कुंबेदारी सिर्फ हैदराबाद और मीरपुर खास में है या कराची में हम रहते हैं। अजहर खान, हम इसे कहाँ तक तलाश करेंगे? चंद सानियों बाद मैंने अव्वल खान से पूछा। अजहर खान, मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम रवि की बातों से मुतासिर हो रहे हो। ये ना भूलो कि हरिचंद इसका साला है और यह मौका पाते ही इसे बचाने की सरतोड़ कोशिशें करेगा। तुम्हें इसकी बातों पर मायूस नहीं होना चाहिए। तोबा तोबा। पिछली नशिस्त से रवि के गाल पीटने की आवाजें आई। मुझे दुख है कि तुम्हें अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हो सका। वो मेरा नहीं, मारुति का मामूजाद भाई है। मुझे उसे जरा भी हमदर्दी नहीं है। फिर तुम हमें लौट जाने पर क्यों उकसा रहे हो? अव्वल खान ने तंज से पूछा। मैं तुम्हें क्यों उकसाऊंगा? मैं तो अजहर जी की बात का जवाब दे रहा था। उसकी अफसुर्दा आवाज उभरी। तुम उसकी तलाश में पिशावर तक जाना चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इससे ज्यादा अपनी जिंदगी और आजादी अजीज है। अव्वल खान ट्रैफिक के बहाव के पीछे नजर लैंड रोवर की रफ्तार कंट्रोल कर रहा था। हैदराबाद के शहरी ट्रैफिक से निकलकर उसने रफ्तार बहुत तेज कर दी। वो आगे जाने वाली हर गाड़ी और ट्रक को ओवरटेक करता हुआ लैंड रोवर को यूं उड़ा रहा था जैसे उसे हरिचंद तक पहुंचने का पूरा यकीन हो, जबकि मैं पुरुम्मीद नहीं था। मुझे यकीन था कि हरिचंद सीधा जाने के बजाय रास्ते ही से कहीं मुड़ गया होगा। कौमी शाहराह पर हमारा वो बर्क रफ्तार सफर ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका। हैदराबाद से 20-25 किलोमीटर दूर निकलने के बाद हमें अपने आगे सुर्ख रोशनियों की एक तवील कतार ठहरी हुई नजर आने लगी। मुखालिफ सम से आने वाला ट्रैफिक भी न होने के बराबर रह गया था। शायद आगे सड़क खराब है या किसी काम की वजह से रास्ता बंद है। अव्वल खान रफ्तार कम करते हुए बुड़बुड़ाया। खमदार सड़क पर रुकी हुई गाड़ियों की बिखरी हुई सैरोया कतार काफी दूर तक नजर आ रही थी। अव्वल खान ने जीप सड़क के इंतहाई बाएं सिरे पर लाकर कच्चे में उतार दी और हल्की हल्की धूल उड़ाता काफी आगे निकल गया। मगर उससे ज्यादा होशियार ड्राइवरों ने बाएं तरफ खुदे हुए एक नाले तक फैलकर रास्ता इस तरह मसदूद कर दिया था कि अव्वल खान को पूरे ब्रेक इस्तेमाल करने पड़ गए। बुरेपन से पीछे से रवि बोल पड़ा। अगर वो सीधा आया है तो हमारा रास्ता साफ होने से पहले बहुत दूर निकल जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि वो हमारी तरह इस जाम में फंसा हुआ हो। मैंने तेजी से कहा, तुम उतर कर मेरे साथ आओ, हम आगे चल कर देखते हैं। हो सकता है कि किस्मत हमारा साथ दे और वो नजर आ जाए। इस भीड़ में मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूंगा? अव्वल खान बोला। एक बार ट्रैफिक चल पड़ा तो मेरे लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा। पीछे वाले हार्न बजा बजा कर कयामत खड़ी कर देंगे। दोनों गाड़ी में ही बैठे रहो। इसी वक्त मेरे कानों में किसी की आवाज आई। ऊंची आवाज में किसी को बता रहा था कि आगे को खतरनाक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया था। तुम बाएं तरफ से आगे आने की कोशिश करते रहो, हम हरिचंद के साथ तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। ये कहकर मैं गाड़ी से उतर गया। वो ट्रैफिक जाम एक खुले वीराने में हुआ था, मगर गाड़ियों के चलते हुए इंजनों से खारिज होने वाले धुएं की वजह से फिजा बोझल और आलूदा हो गई थी। मैंने नीचे उतरकर फिजा को मजीद आलूदा करने के लिए सिगरेट सुलगाई और हरिचंद के साथ आगे चल दिया। रुके हुए ट्रैफिक में ट्रकों, टैंकरों और गाड़ियों के साथ कई मुसाफिर बसें भी फंसी हुई थी। मुतअद्दिद मन चले मुसाफिर बसों से नीचे उतरे हुए थे और शायद सभी को मालूम हो चुका था कि आगे कोई हादसा हो चुका था, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक रुक कर एक कतार में गुजर रहा था। वो बात फैल जाने की वजह से कोई ड्राइवर गैर जरूरी उजलत दिखा रहा था, न हार्न बजा रहा था।
हम ट्रैफिक में फंसी हुई गाड़ियों में किसी स्याह मजदा कार को तलाश करते हुए आगे बढ़ते रहे। ट्रैफिक के सिरकने की रफ्तार हमसे ज्यादा सुस्त थी। हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। रवि ने तेज सांसों के दरमियान कहा, वो इधर नहीं आया होगा। वक्त कभी बर्बाद नहीं होता, वो मिले या ना मिले, अब हम भट्ट शाह तक जरूर जाएंगे। तुम अजहर जी का बहुत लिहाज करते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि उनका गुस्सा तेज है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हमारी पेशकदमी जारी रही। फिर मुझे हादसे की पहली झलक नजर आई। मिली वो मंजर नाकाबिले यकीन और सनसनीखेज था। काले रंग की एक मजदा कार अपनी तेज रफ्तारी और शायद ड्राइवर की बदहवासी की वजह से सामान से लदे हुए एक ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी थी। मैंने उस तरफ दौड़ लगा दी। रवि ने मेरा साथ दिया। ट्रक के नीचे कार का इंजन वाला पूरा हिस्सा घुसता चला गया था और विंडशील्ड रेजा रेजा हो गई थी। पीछे से आने वाली गाड़ियों की रोशनी में मजदा बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। इसे बाएं तरफ कच्ची जमीन पर मुजरिब और पुरजोश तमाशाइयों का एक घेरा सा बना हुआ था। काली मजदा, मजहर जी, कहीं ये हरी की गाड़ी तो नहीं है? रवि के होंठों से अल्फाज टूट टूट कर निकले। उसी की मालूम होती है, मैंने सुकून से कहा। मरने वाले को देखकर मजीद तस्दीक हो जाएगी। मैं भीड़ में घुस गया। इस हादसे में कार के अगले हिस्से का जो हशर हुआ था, उसके बिना पर ड्राइवर के बचने की उम्मीद ही अबस थी। और शायद यही वजह थी कि रवि फौरी तौर पर रिकत के जज्बात से मगलूब होकर हरी, हाय मेरा हरी चिल्लाने लगा। वहां मौजूद अफराद गैर जानबदार तमाशाई थे। रवि मोहन की दर्दनाक सदाएं सुनकर हर एक चौंक पड़ा। भीड़ में हमारे लिए खुद ब खुद रास्ता पैदा होने लगा। मेरे लिए हरीचंद सिर्फ एक नाम था, मैं उसे पहचानने से कासिर था। मगर रवि ने जब वहां जलती हुई कई टार्चों की रोशनी में खून में नहाए हुए एक इंसानी वजूद को जर्द खुदरू घास पर पड़े देखा तो धाड़े मारता हुआ उस पर जा पड़ा। सबर सबर करो, अभी ये जिंदा है, इसे किसी ट्रक में डलवा दो और हैदराबाद ले जाओ। मजमा में से किसी ने रवि मोहन को दिलासा दिया। मैं तेजी से सूरत हाल का तजिया करने में मसरूफ था। हमें महसूस हुआ था कि वो हमें जुल्द देकर हैदराबाद के होटल से भाग निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन कुदरत का नादीदा आईनी हाथ हरकत में आ चुका था। उसकी शामत उसे भट्ट शाह से हाँक कर हैदराबाद लाई और वो हमसे कोई मुकाबला किए बगैर लहू लुहान होकर जर्द घास और खुश्क मिट्टी पर पड़ा हुआ था।